नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 20 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। अगर हम लोग 70 बीपीएससी की बात करें तो 70 बीपीएससी के लिए कुछ दिन बचे हुए हैं। अब आपके सितंबर में एग्जामिनेशन होंगे और एक क्रम में पढ़िएगा और उत्साह से पढ़िएगा। उत्साह से पढ़ने का तात्पर्य होता है कि पढ़ाई अगर आपके लिए बोरियत वाला काम है तब तो आप फिर सफल नहीं हो पाएंगे। पढ़ाई अगर आपके लिए एंजॉय वाला काम है, आपको पढ़ने में मज़ा आता है और सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आता है, चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है, तो आपके लिए थोड़ा सा सरल होगा चीज़ों को टैकल करना। अगर आपको बोरियत महसूस होगा है तो नहीं भीड़ हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस है, अलग अलग सब्जेक्ट है। वीकली टारगेट ज़रूर रखिए कि इस सप्ताह में मुझे क्या कंप्लीट करना है, संडे रिवीजन के लिए। फिर अगले सप्ताह का वीकली, मंथली, पर डे का टारगेट रखिए, छोटे छोटे टारगेट। जैसे आज मुझे 4 घंटे में 4 चैप्टर पढ़ जाना है, इस प्रकार के टारगेट रखिए, जिससे सेल्फ स्टडी में आपके ऊपर डिसिप्लिन आएगा कि हाँ मुझे इसको कंप्लीट करना था, मैंने नहीं किया। नहीं तो एक साइकोलॉजिकल दबाव नहीं बन पाता है और आप स्किप करते चलेंगे चीज़ों को। ओके, तो ध्यान से अभी पढ़िएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा। जब आप मेंस के लिए करीब में 200 से 300 आंसर राइटिंग कर लेते हैं ना, तो आपका पीटी का सारा हिस्सा लगभग में तैयार हो जाता है। पॉलिटी में मुश्किल से 60 टॉपिक हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मिला के 60 के करीब में टॉपिक हैं, जिस पर अगर आप आंसर राइटिंग कर लेते हैं ना तो सारा तैयार हो जाता है आपका, है ना। टॉपिक मैं पीटी के लिए बताऊंगा, लेकिन आपको मैं क्या बोलूँगा ना कि लिखिएगा ज़रूर। लिखने से आपका पढ़ाई लिखाई दोनों हो जाता है। ओके, चलिए शुरुआत करते। देखिए हेडलाइन क्या है आज का। हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत सरकार ने कानून बनाया था किस चीज़ को लेकर, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023, उसको लेकर कुछ पिटिशनर ने डाला था भाई कि इसको रद्द कर देना चाहिए इस कानून को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कुछ निर्देश भी दिए हैं। उस निर्देश के हम लोग पक्ष विपक्ष दोनों को देखेंगे। क्या क्या निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जरा उसको देख लीजिए। पहले हिंदी में ही दिखाऊंगा मैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, और न्यूज़पेपर से ज़्यादा थोड़ा सा दिखा दूंगा मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, भाई पूछे और उसका आलोचना करना होगा तो किस प्रकार से करेंगे उसको भी बताऊँगा। साथ ही साथ में फॉरेस्ट जो एक्ट है 2023 में जो लाया गया है उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा भी हो गई है, तो अब इससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है पीटी और मेंस दोनों जगहों पर। ओके, यूपीएससी मेंस में भी पूछा जा सकता है सवाल और यूपीपीएससी में भी और बीपीएससी मेंस में भी पूछा जा सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या सब बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वन विभाग के लिए अब आपको जू वगैरह या चिड़ियाघर बनाना है या सफारी चलाना है, सफारी तो जानते ही होंगे ना, जंगल में गाड़ी लेकर जो घूमते हैं, उन सभी के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से पहले मंजूरी लेना पड़ेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेना पड़ेगा। तब आपका यहाँ पर अगर विपक्ष में आपको पॉइंट लिखना होगा तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायपालिका वो क्या कर रहा है, कार्यपालिका के काम कर रहा है। किसी चीज़ को अनुमति देना या नहीं देना ये तो कार्यपालिका का काम होता है। जू बनाना है या सफारी बनाना है, मंजूरी देना ये तो कार्यपालिका का काम होता है, लेकिन न्यायपालिका ने बोला है कि हमसे मंजूरी लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण के कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि चिड़ियाघर खोलने या सफारी शुरू करने के लिए किसी भी नए प्रस्ताव के लिए न्यायालय की मंजूरी जरूरी हो जाएगी। ओके, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, उच्चतम न्यायालय ने देश भर में वन संरक्षण के लिए सोमवार को कई निर्देश जारी करते हुए वन भूमि पर चिड़ियाघर खोलने या सफारी शुरू करने किसी भी नए प्रस्ताव में न्यायालय की मंजूरी आवश्यकता होगी। शीर्ष अदालत इस गौर किया कि संरक्षण संबंधी 2023 के संबंधी कानून के तहत वन की परिभाषा में लगभग 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि को जंगल के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। 2023 में जो एक्ट पारित किया गया, जिसको मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें वन की परिभाषा को थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब उस चेंज के कारण से क्या हो रहा है, कई सारे इलाके जो हैं वो असुरक्षित हो जाएंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे वो, और वहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट का कार्य किया जा सकता है। चूंकि भारत सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए वनों की कटाई में भी दिक्कत आ रही थी, इसलिए कुछ परिवर्तन किए थे फॉरेस्ट की परिभाषा में। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला ने न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 2023 के वन संरक्षण कानून संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाली जो वन भूमि है उसका विवरण केंद्र को मार्च 31 तक मुहैया कराने का निर्देश दिया है कि आप सभी लोग मुहैया करवा दें केंद्र सरकार को। और फॉरेस्ट की परिभाषा वगैरह आपने चेंज किया है तो जू और सफारी वगैरह खोलने के लिए आपको हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। और क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले वन जैसे क्षेत्र अवर्गीकृत जो लिस्टेड नहीं है
जो अभी भी लिस्टेड नहीं है, वन भूमि और सामुदायिक वन भूमि संबंधी विवरण को 15 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए और ये देखे कि क्या इन क्षेत्रों को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पूर्वानुमति के बिना वन भूमि के तहत देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी चिड़ियाघर सफारी को अधिसूचित नहीं किया जाएगा। संरक्षित क्षेत्र के अलावा अन्य वन क्षेत्र में सरकार या किसी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संदर्भित चिड़ियाघर सफारी की शुरुआत के किसी भी प्रस्ताव को न्यायालय के पूर्व मंजूरी के बिना अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए। ओके, पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में राज्यों के शासित प्रदेशों से TN गोदावरन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामले में 1996 के फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित वन की परिभाषा के अनुसार कार्य करने को कहा है। अब आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये जो बड़ा सा नाम है, ये जो 1996 का मामला है, किससे जुड़ा हुआ है? तो वन की परिभाषा से जुड़ा हुआ है। अभी हेडलाइन में और भी न्यूज़ थे, मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मुझे आपको डिटेल में इसीलिए आपको पढ़ाना था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है PT फैक्ट के लिए, ठीक है। उसने इस बात का उल्लेख किया कि सरकारी रिकॉर्ड वन के रूप में दर्ज भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया संशोधित कानून के अनुसार जारी रहेगा। जो संशोधित कानून है ना 2023 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया है, बोला कि कानून सही है, ये जारी रहेगा। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं कि नया सफारी अगर शुरू करना है आपको, जैसे मान लीजिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना बिहार में, इसमें सफारी शुरू करवाना है, मान लीजिए अभी तो हो रहा है सफारी, लेकिन फिर भी अगर शुरू करवाना चाहते हो, नहीं हो रहा होता, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती। इसका मैंने आलोचना कर क्या किया आपके सामने कि भाई ये तो कार्यपालिका का काम है, न्यायपालिका को क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने क्या बोला था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि शीर्ष अदालत के फैसले में वन की व्यापक परिभाषा को संशोधित कानून में शामिल धारा 1A के तहत संकुचित कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने बोला था कि 2023 में जो एक्ट पारित किया गया, उस वन की परिभाषा को संकुचित कर दिया गया है, जिससे क्या होगा, पेड़ पौधों को काटना सरकार के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। संरक्षित फॉरेस्ट या वन जो होते हैं, उसके पेड़ पौधे काटना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए NOC वगैरह लेना सरकार के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट के कार्य रुकते हैं। इसलिए सरकार ने कुछ परिभाषा में संशोधन किया था। संशोधित कानून के अनुसार वन के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए भूमि को या तो जंगल के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए या सरकारी रिकॉर्ड विशेष रूप से जंगल के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, तभी जाके वन हो सकता है। वो सरकार ने 2023 में परिवर्तन किया है। केंद्र ने 27 मार्च 2023 को वन संरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया था। याचिकाकर्ताओं में संशोधित कानून के संवैधानिकता को चुनौती दी गई और इसे अमान्य करार दिए जाने का अनुरोध किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अभी इसको हम अमान्य करार नहीं दे रहे हैं, इसमें कुछ हमें रूल रेगुलेशन जरूर लागू करना था, उसको आदेश दे दिया गया है, बाकी इसको अमान्य करार नहीं दिया गया है। ओके, अगला देखिए न्यूज क्या है, हेडलाइन। अगला जो न्यूज है आपका वो है कि चंडीगढ़ जो मेयर के लिए इलेक्शन हुआ था, आपको पता ही होगा, वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे के सामने धांधली करता हुआ पकड़ा गया, ठीक ना। और उसके बाद जो वहाँ पर मेयर बने थे बीजेपी के, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, क्योंकि विवादित हो गया ये चुनाव। 100% धांधली वाला चुनाव था। आज के ज़माने में 2024 ईस्वी में आपके देश में किसी चुनाव में धांधली हो रहा है, वो भी ऑन कैमरा हो रहा है, देखा कर हो रहा है, और सभी लोग चुप हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले रही है, हॉर्स ट्रेडिंग, और बोला है कि भाई वो जो बैलेट पेपर है वो भी हमारे समक्ष लाया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर को भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसको तो हम नौकरी से निकालेंगे ही। उसके साथ साथ देखिए अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ जो है, इसको आप लोग जोड़ना नहीं सीख पाए अभी तक। कुछ दिन पहले मैंने सवाल दिया था। क्या सवाल दिया था मैंने बोला था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के मूल क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार में मुख्य अंतर क्या है। मैंने यही सवाल दिया था। एक स्टूडेंट ने उसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा था, सबके कॉपी पर मुझे यही लिखना पड़ा, एग्जाम्पल लिखिए। 2 दिन पहले मैंने सेंटर और केरल गवर्नमेंट का विवाद आपको समझाया था, जो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के तहत आता है, केंद्र और राज्य का विवाद। आपको लिखना चाहिए था कि भाई हाल ही में चर्चा में रहा सुप्रीम कोर्ट में केरल और भारत सरकार का विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के तहत आता है। यह एक से अधिक राज्यों का विवाद, जैसे बिहार यूपी एक तरफ और MP झारखंड एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मूल क्षेत्राधिकार हो जाएगा। नदी जल को लेकर विवाद जो होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मूल क्षेत्राधिकार है। तो नदी जल केवल नहीं लिखना है, आप लिखे ना कावेरी नदी का विवाद, लिखिए जरा, उसको उदाहरण तो दीजिए। उदाहरण देने में तो कोई 100 वर्ड नहीं खत्म होते हैं, सीधा सीधा लिखिए केंद्र और केरल का हाल ही में चल रहा विवाद, केंद्र और केरल गवर्नमेंट का विवाद, हो गया एग्जाम्पल, आपके नंबर पर जाएंगे। जरूरी होता है ये पॉलिटी में एग्जाम्पल और आर्टिकल से लिखना, इसलिए मैं आपको फोर्स करता हूँ। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि केरल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर केस किया है कि भाई हमारी वित्तीय स्थिति को जानबूझकर केंद्र सरकार कमजोर कर रही है।
जिसके पश्चात फिर दोनों में बातचीत होने लग गया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग को रोक दिया गया था, लेकिन फिर से बातचीत जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फेल। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई को शुरू किया गया है किस चीज़ को लेकर कि केरल गवर्नमेंट ने बोला है कि भारत सरकार जो है वो जानबूझकर वित्तीय स्थिति जो है वो राज्यों का कमजोर कर रही है इस चीज़ को लेकर। तो आज का जो मैंने सवाल जो दिया था मेंस आंसर राइटिंग वगैरह के लिए, उसमें भी मैंने यही दिया था, इसी टॉपिक से जोड़कर मैंने सवाल पूछा था आपको, और ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ इससे पहले आपको, जिसमें मैंने आपको राजकोषीय संघवाद जैसे टर्मिनोलॉजी को समझाया था। राजकोषीय संघवाद ये क्या होता है भाई? संघवाद की वैसी अवधारणा जिसमें पैसा रुपया की बातचीत होती है केंद्र और राज्य के बीच में, सामान्य अर्थों में यही होता है राजकोषीय संघवाद। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा और ये फैसला आने दीजिए, तब तो इसको और डिटेल में हम लोग समझ लेंगे। अभी चलते हैं हम लोग जो 2023 का वाइल्ड लाइफ वाला एक्ट है उसको जरा कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या है, किस प्रकार के प्रावधान उसमें किए गए हैं, क्योंकि वो आपके पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां से स्टेटमेंट बनाकर पूछे जा सकते हैं। ओके, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 अधिनियम का दायरा क्या है? एक प्रस्ताव शामिल करके यह विधेयक अधिनियम के दायरे को व्यापक बनाता है। इसके प्रावधानों की क्षमता को दर्शाने के लिए इस अधिनियम का नाम बदलकर संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया। विभिन्न भूमियों पर प्रयोज्यता यह अधिनियम, जिसे शुरू में सिर्फ अधिसूचित वन भूमि पर लागू किया गया है, बाद में राजस्व वन भूमि, सरकारी रिकॉर्ड वन के रूप में दर्ज भूमि तक बढ़ा दिया गया है। संशोधन का उद्देश्य दर्ज वन भूमि, निजी वन भूमि, वृक्षारोपण आदि पर अधिनियम का अनुप्रयोग को सुनिश्चित करना है। किस संशोधन का लक्ष्य? तो वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 का लक्ष्य था कि भाई जो दर्ज वन भूमि है, निजी वन भूमि है, वृक्षारोपण आदि पर अधिनियम के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करना था, जिसके लिए लाया गया था वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। अगला देखिए क्या है, छूट इसमें दिया गया विधेयक वन के बाहर वनीकरण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ छूट का भी प्रस्ताव है। एक चीज आपने गौर नहीं किया, क्या है यहाँ पर? संशोधन का उद्देश्य दर्ज वन भूमि। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसा नहीं है कि जो रजिस्टर्ड है उन्हीं के लिए आप केवल काम करें, जो अनरजिस्टर्ड वगैरह भी कुछ भूमियां हैं या कुछ फॉरेस्ट हैं उनको भी आपको शामिल करके चलना पड़ेगा, उनको आप खुलेआम नहीं छोड़ सकते हैं। आगे और भी कुछ प्रावधान मैं दिखाऊंगा आपको। सड़क व रेलवे किनारे स्थित बस्तियों प्रतिष्ठानों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु 0.10 हेक्टेयर वन भूमि का प्रस्ताव किया गया है। सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए 10 हेक्टेयर तक भूमि का प्रस्ताव किया गया है। तो सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए, जो पब्लिक के लिए कोई परियोजना है, उसके लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 5 हेक्टेयर तक वन भूमि का प्रस्ताव दिया गया है। ओके, इन छूटों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, वास्तविक नियंत्रण रेखा आदि के 100 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित रणनीतिक परियोजनाएं भी शामिल होंगे। इन छूट में अगर मान लीजिए एलएसी के समीप में या एलओसी के समीप में कोई भारत सरकार बड़ी परियोजनाएं बना रही है, या वामपंथी उग्रवाद के इलाकों में अगर कोई परियोजना बना रही है, तो उस इलाके में भारत सरकार फॉरेस्ट वगैरह के साथ अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकती है, काट भी सकती है, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी चला सकती है, पब्लिक के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो भी वो कर सकती है। ओके, विकास के लिए प्रावधान क्या है? विधेयक निजी संस्थानों को पट्टे पर वन भूमि के आवंटन संबंधित मूल अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों को सरकारी कंपनियों तक भी विस्तारित करता है। ओके, इससे विकास परियोजनाओं को सुविधा मिलेगी और अधिनियम के कार्यान्वयन में एक रूपता सुनिश्चित होगी। अब यहीं पर रुक जाइए, यही तो वो क्लॉज है जिसको लेकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन इसी को लेकर तो बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि विकास परियोजना को आपने डिफाइन नहीं किया, ऊपर और किसको डिफाइन नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, सार्वजनिक उपयोगिता परियोजना को डिफाइन नहीं किया आपने। फॉरेस्ट एरिया में आप जमीन देने की बात करो, 10 हेक्टेयर तक का, 5 हेक्टेयर तक का, 0.10 हेक्टेयर तक का भूमि देने की बात करो, लेकिन आपने डिफाइन नहीं किया इसको कि पब्लिक उपयोगिता के लिए परियोजना का मतलब क्या है, तो क्या तात्पर्य है इसका। तो किसी भी परियोजना को भारत सरकार पब्लिक उपयोगिता की परियोजना करार देकर कोई भी वन को काट सकती है, वह 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर तक का। वामपंथी उग्रवाद में 5 हेक्टेयर तक का जमीन दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले जहां पर जो फॉरेस्ट हैं वहां पर भारत सरकार पब्लिक यानी कि सार्वजनिक चीज़ों को बनाने के लिए हो सकता है कि वन को 5 हेक्टेयर तक कम कर सके, या 5 हेक्टेयर तक भूमि को प्रस्तावित किया गया है। तो इसी चीज को लेकर बहुत सारे लोग इस कानून पर सवाल उठा रहे थे कि ये कानून क्या करता है कि भाई पर्यावरण के ऊपर में इकोनॉमी को प्राथमिकता देता है। अब हर डेवलपिंग जो नेशन होता है, थोड़ा सा ब्रॉड में समझिएगा, जहां भी विकासशील देश होंगे ना, वहां पर इकोनॉमी को पहली प्राथमिकता जरूर दी जाती है, उसके पश्चात पर्यावरण की चिंताएं हम लोग रखते हैं।
तो दोनों पक्षों को समझते चलिए, आगे बढ़ते हैं। नवीन वानिकी गतिविधियां क्या है? संशोधन वन के संरक्षण के लिए वानिकी गतिविधियों की श्रृंखला में अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों के लिए जो वन में काम करते उन कर्मचारियों के लिए बुनियादी ढांचा, जैसे वो जहां पर रह रहे हैं, ऑफिस वगैरह उनका या घर वगैरह, इको टूरिज्म, चिड़ियाघर या सफारी जैसी नई गतिविधियों को जोड़ा गया है। ये भारत सरकार ने बोला था कि इन चीज़ों को हम जोड़ रहे हैं और इसको हम धड़ल्ले से सभी जगहों पर कंडक्ट करेंगे, चिड़ियाघर, वन सफारी, इन सभी चीज़ों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जहाँ तहाँ चिड़ियाघर और सफारी का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चिड़ियाघर कहीं ना कहीं जानवरों के साथ हैरासमेंट होता है। सफारी जो होता है ये जानवरों के जो आवास हैं उसमें मानव हस्तक्षेप को भी दिखाता है। किसके लिए? तो अपने मनोरंजन के लिए। तीसरे, भारत सरकार ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि इन चीज़ों को शुरू करने से पहले आपको हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। सर्वेक्षण और जांच का गैर वानिकी गतिविधियां नहीं माना जाएगा। जलवायु परिवर्तन समन एवं संरक्षण, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे वन संरक्षण प्रयासों के पहचाने गए भाग के रूप में जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के प्रयासों में योगदान देना, 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन जैसी भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में योगदान देना। ये सब अच्छी अच्छी बातें जोड़ी जाती है किसी भी एक्ट में कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाया गया है। विधेयक चिड़ियाघर, सफारी, इको टूरिज्म की स्थापना जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, जिसका स्वामित्व सरकार के पास होगा। साथ ही संरक्षित क्षेत्र के बाहर अनुमोदित योजनाओं में स्थापित किया जाएगा। ये गतिविधियां न केवल वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसर भी उत्पन्न करती है, उन्हें समग्र विकास के साथ एकीकृत करती, इंटीग्रेट करती है। ये एक्ट बोल रहा है कि हम जो चिड़ियाघर और सफारी वगैरह बनाएंगे, इससे जो लोकल कम्युनिटी होती है ना वहाँ की, उनको बड़ा ही बेनिफिट होगा। और क्या होगा? तो उनको रोजगार वगैरह मिलता है। अब जरा यहाँ पर रुक जाइए और समझिए गौर से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार क्या किया कि जितने भी भारत में सफारी वगैरह होते उन सब पर रोक लगा दिया था कि भाई किसी भी वन में कोई सफारी नहीं होगा, 100% बंद, वन में आप जा ही नहीं सकते हैं। तो फिर हुआ कि भाई वहाँ के आस पड़ोस के लोग जो हैं, जिनको रोजगार वन से मिलता है, उनको आपने दोहरा नुकसान पहुंचाया। किस प्रकार से? पहले आपने बोला कि ये वन संरक्षित हैं, यहाँ से आप कुछ भी नहीं मत छू सकते हैं। हाँ, वहाँ के लोग थोड़ा बहुत कृषि कर सकते हैं बाहर वाले आउटर एरिया में। आपको पता है ना, 3 एरिया होता है, एक होता है कोर, फिर होता है बफर, फिर होता है बाहरी एरिया। बाहरी एरिया वगैरह में आप कुछ कुछ कृषि गतिविधियाँ वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आप वन से जो पहले आप खुलेआम उत्पाद लेते थे और बेचते थे, कमाते खाते थे, वो बंद कर दिया संरक्षण के नाम पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सफारी भी नहीं होगी, इसको भी बंद कर दो। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिन्होंने वन पर जीवन भर निर्भरता रही उनकी, वो कहाँ जाएंगे? आपके एक्टिविज्म के लिए उनकी बलि चल रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को वापस ले लिया था, क्योंकि इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। जो सफारी या वन के आस पड़ोस में जो आदिवासी रहते हैं या वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आदिवासी नहीं भी हैं, उनके इकोनॉमी पर बड़ा ही नुकसान हुआ था, उनका प्रभाव पड़ा था। तो इसलिए आपको दोनों पक्षों का ध्यान रखना होगा कि भारत सरकार ने बोला है कि हम इस तरह की गतिविधियां अगर करते हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पश्चात क्या होगा? सफारी और चिड़ियाघर स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो लोकल लोग हो गए उनके आय पर भी प्रभाव पड़ेगा, रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। ओके, अगला देखिए क्या है। विधेयक संबंधी चिंताएं हैं। हिंदी नाम पर आपत्ति। अधिनियम के नए नाम जो अब हिंदी में है, इस आधार पर आपत्तियां हैं कि गैर समावेशी, इसमें दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के में गैर हिंदी भाषी आबादी के लिए व्यक्ति शामिल नहीं थे। और बोला गया कि भाई इसमें जो आप एक्ट बनाते हो उसमें हिंदी नाम क्यों डालते हो आप? पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। विधेयक में प्रस्तावित छूट ने विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास रणनीतिक परियोजनाओं संबंधित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जैसे हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीकरण करने के बारे में चिंता बढ़ा दी है कि आप जो सीमा पर आप बोल रहे हो राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर कि आप प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं, तो हिमालय तो बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है और नॉर्थ ईस्ट तो बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से, तो वहाँ पर तो नुकसान पहुँच सकता है। विधेयक 2023 भारत की सीमाओं पर रहने वाले स्वदेशी समुदाय के अधिकारों को समाप्त कर देगा और भारत सरकार को बहुत ज़्यादा ये अधिकार दे देता है। उचित मूल्यांकन और समन योजनाओं के बिना ऐसी मंजूरी से जैव विविधता को खतरा हो सकता है। सीमित प्रयोज्यता। विधेयक कानून के दायरे को केवल अक्टूबर 1980 तक, उसके बाद वन के रूप में दर्ज क्षेत्रों तक सीमित रखता है। इस बहिष्करण के परिणाम स्वरूप वन भूमि और जैव विविधता वाले गर्म स्थानों के महत्वपूर्ण ऐसे हिस्से अधिनियम के दायरे से बाहर हो सकते हैं, जिससे उन्हें गैर वानिकी उद्देश्य के लिए संभावित रूप से बेचने, परिवर्तित करने, साफ करने, शेष करने की अनुमति मिल जाएगी। अभी मैंने आपको बताया गैर वानिकी उद्देश्य के लिए उनको हटाया जा सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि ऐसा नहीं कर सकते हो। ये जो कमी थी इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने डिसीजन के द्वारा दूर करने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अनरजिस्टर्ड जो हैं उनको आप खुलेआम छोड़ दें। उसके प्रति भी आपकी जवाबदेही बनेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा, उनको भी संरक्षित करना पड़ेगा।
समवर्ती सूची का केंद्र राज्य संतुलन पर भी थोड़ा सा दबाव बनेगा इसके पश्चात से, ये बोला गया था इस एक्ट में। एक एक्ट का मोटा मोटी आपको अंदाजा तो लग गया होगा ना कि क्या है ये, क्या है भाई ये। तो भारत सरकार ने परिवर्तन किया था किस चीज़ को लेकर, तो वन भूमि को लेकर परिवर्तन किया था कि जिससे उसको डेवलपमेंट के काम में बाधा ना पहुंचे। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य मुद्दा यही था कि विकास के लिए हमें वन क्लियरेंस जो लेने में समय लग जाता है ना, उसके कारण से दिक्कतें पैदा होती, उस दिक्कत को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, आपको होप समझ में आ गया होगा। और चिड़ियाघर सफारी वाला प्रावधान ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उसको भी ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए मैपिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको मैं मैप दिखाऊंगा। रूस ने बोला है कि हमने यूक्रेन के एक शहर है आडिविवाका, अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं, यूक्रेनी या रशियन भाषा का शब्द है, ये रशियन भाषा का शब्द है। इस पर कंप्लीटली हमने क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। और आपको बताऊं मैं कि यूक्रेन के साथ जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ी जीत में से एक है किसका, तो रूस का। यूक्रेन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा, और क्यों कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका इन्होंने हथियार सप्लाई कम कर दिए इनको, यूक्रेन को, जिसके पश्चात से यूक्रेन की स्थिति बिल्कुल कमज़ोर पड़ रही है। नहीं लड़ना चाहिए था इसको, किसी भी हिसाब से नहीं लड़ना चाहिए था, शुरुआत में ही कोई समझौता करके आगे बढ़ जाना चाहिए था। इतना सारा नुकसान भी हो गया और हाथ में भी कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बलि का बकरा बना है यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन और अमेरिका रूस के तनाव के बीच में ये देश। इसके बारे में हम लोग मैप में देखेंगे कि कहाँ पर है ये जगह, क्योंकि कई बार आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा क्या कि ये हाल ही में ये शहर चर्चा में था, ये दुनिया के किस देश में स्थित है। ठीक है, तो आप वहाँ पर लिख देंगे यूक्रेन, तो आपको ध्यान में रहेगा, तो आप वहाँ पर गलती नहीं करेंगे। अगला देखिए न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित दो न्यूज़ हैं एक्चुअली में, एक तो यहाँ पर पेपर में आया हुआ है, और एक अगर आपने आजकल न्यूज़ सुना होगा तो आपको चर्चा में दिखा हुआ। क्या है वो, तो दुनिया भर में इस साल में करीब में 80 देशों में इलेक्शन है, 80 से ज़्यादा देशों में दुनिया भर में इलेक्शन हो रहा है। दोनों पक्ष में बता रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको। 80 देशों में इलेक्शन है, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे देशों में AI और डीप फेक इसका जम के उपयोग किया जा रहा है इलेक्शन में। अभी कुछ दिन पहले ही जो जॉय बाइडेन है, उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल कर दिया गया, AI क्रिएटेड, जिसमें उनका आवाज़ 100% कॉपी किया गया है, और उसमें वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए वोट मत करो, डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करो। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि इस तरह की चीज़ों की बाधाएं आपको पता होनी चाहिए। अगला क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो कानून मंत्री हैं, ब्रिटेन के कानून मंत्री, उनका एक ऑडियो डीप फेक का यूज़ करके बनाया गया और उसको फैला दिया गया। उसके कारण बड़े स्तर पर ब्रिटेन में प्रदर्शन वगैरह भी हुए। फिलिस्तीन और हमास और इजराइल के संघर्ष के पश्चात उस ऑडियो को वायरल किया गया था, और आलोचना भी हुई, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए। फिर बाद में पता चला कि भाई ये जो है, ये तो डीप फेक का उपयोग करके इसको बनाया गया था। तो ये मतलब क्या है, ये मतलब ये कि AI का दुरुपयोग आपको मैं बता रहा हूँ। डीप फेक तो एक दुरुपयोग है, और भी बहुत सारे इसके दुरुपयोग हैं। अब इसका सदुपयोग भी है कुछ, क्या है देखिए कितना बड़ा सदुपयोग। इससे बेहतर इसका उपयोग हो ही नहीं सकता है। किसी को जीवन मिल रहा है और क्या चाहिए भाई। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए सुपर कंप्यूटर एंड AI इन एम्स, हाउ दे आर हेल्पिंग आइडेंटिफाई थेरेपीज फॉर कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट के लिए थेरेपी को पहचानना एक बहुत ही मुश्किल और जटिल काम होता था। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा भाइयों बहनों, इसमें कोई करंट अफेयर का ऐसा न्यूज़ नहीं है, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें उपयोग करनी है। ठीक है, और बोलने में भी पता होना चाहिए भाई, सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों से थोड़ा सा अलग तो सोच और समझ रखेंगे ना आप लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन कर रहा है, वो भी एम्स और कैंसर के लिए जो रिसर्च सेंटर्स हैं भारत में, वो किसका यूज़ करे, ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है उनको, ऑन्कोलॉजिस्ट। पहले तो इसी को ध्यान रखिएगा। ये क्या करते हैं, ये सबसे बेस्ट थेरेपी क्या होगा पेशेंट के लिए, उसको आइडेंटिफाई करते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। बड़ा ही टिपिकल सा साइंस का होता है भाई। डॉक्टर्स लोग तो अजीब व गरीब होते हैं, किस प्रकार से इतना सारा कुछ पढ़ते हैं। चलिए, तो ऑन्कोलॉजिस्ट का काम होता है वो। तो अब AI का उपयोग करके आई ऑन्कोलॉजी AI यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा छोटा सा है ना, आई ऑन्कोलॉजी AI, इसका उपयोग करके एक ऐप के तौर पर इसका उपयोग करके कैंसर पेशेंट के लिए वरदान माना जा रहा है इस तरह की चीज़ को। और वो क्या करता है, बेस्ट से बेस्ट थेरेपी यूज करता है, किसके लिए, तो पेशेंट के लिए सर्च करता है, बताता है, एनालाइज करके बताता है।
वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी, मतलब कि सबसे डेडलिएस्ट कैंसर जिन कैंसर्स को माना जाता है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और किसने इसका उपयोग शुरू किया है? तो एम्स ने इसका उपयोग शुरू कर दिया है। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स ने जब आई ऑन्कोलॉजी के इसको यूज किया सुपर कंप्यूटर के साथ पुणे में, और चरक वन एक सर्वर का नाम लिखा हुआ है, सर्वर सुपर कंप्यूटर्स का यूज करके जब उन्होंने मेडिकल प्रोफाइल जो होता है किसी पेशेंट का, उसको दिया इस कंप्यूटर को इनपुट के तौर पर। देखिए आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो मैं आसान भाषा में समझाता चलता हूँ। एक सुपर कंप्यूटर विथ एआई, ठीक है। सर्वर का नाम क्या? तो चरक वन, ठीक है। इसमें इनपुट दिया इन लोगों ने किस चीज़ का? तो जो पेशेंट का मेडिकल प्रोफाइल था, क्या किस बीमारी से जूझ रहा है, जो भी उसका रिपोर्ट वगैरह थी। उसके बाद इस मशीन ने आउटपुट दिया किस चीज़ का? इसने दिया कि भाई आपको कौन सा सबसे बेस्ट थेरेपी यूज करना चाहिए उस पेशेंट के लिए। ये झज्जर में जो कैंसर के लिए रिसर्च सेंटर है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा रहा है, और एम्स वगैरह में भी इसका उपयोग किया जा रहा है अब। तो ये क्या हुआ? एआई का सबसे बेहतरीन सदुपयोग में से एक सदुपयोग मान सकते हैं आप। ओके, अगला देख कि डॉक्टर्स ने बोला है कि जो डेडलीस्ट कैंसर में से एक होता है ब्रेस्ट कैंसर या उससे भी खतरनाक कैंसर्स, उसके लिए भी ये चीज़ उपयोगी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आने वाले समय में जो स्मार्ट वॉच वगैरह होते हैं ना आपके हाथों पर बंधे हुए, स्मार्ट वॉच कई सारे लोग यूज करते हैं, मुझे सबसे फालतू चीज़ लगता है, या फ़ोन होता है। तो आने वाले समय में इस एआई और स्मार्ट वॉच और कुछ सेंसर की मदद से आपका फ़ोन आपको बता देगा कि आप कैंसर के लिए ज़्यादा सुभेद्य हैं या फिर वल्नरेबल हैं या नहीं हैं। तो ये किसके द्वारा पॉसिबल हो रहा है? तो एआई के द्वारा ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एम्स वगैरह यूज कर रहा है इसको, भारत का कैंसर रिसर्च सेंटर यूज कर रहा है, ऑन्कोलॉजिस्ट में आई ऑन्कोलॉजी एआई को यूज किया जा रहा है। ऑन्कोलॉजी के पहले आई जोड़ दिया गया है, यहाँ पर देखिए जोड़ा हुआ है आई ऑन्कोलॉजी एआई। ये एक विशेष तरह का टूल डिजाइन किया गया किसके लिए? कैंसर पेशेंट के लिए बेस्ट थेरेपी को आइडेंटिफाई करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये है प्राकृतिक रबर से जुड़ा हुआ। गवर्नमेंट फंड इकट्ठा कर रही है किसके लिए? तो प्राकृतिक रबर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए फंड इकट्ठा कर रही है। प्राकृतिक रबर का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है भारत में, किस तरह की जलवायु चाहिए इसके उत्पादन के लिए, वो सब तो हम पढ़ेंगे ही। लेकिन भारत सरकार चाह रही है कि भाई जो इसका पारंपरिक रूप से एरिया है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके अलावा जो गैर पारंपरिक एरिया है जैसे कौन कौन से हो गए? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वहाँ पर भी हम रबर प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। नेचुरल रबर, देखिए बहुलक आपने पॉलीमर्स पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा सिंथेटिक रबर भी होता है ना, मैन मेड भी होता है। उसके बाद से नेचुरल रबर जो होते हैं पेड़ से प्राप्त होते हैं। अब इस पेड़ के उत्पादन के लिए कुछ विशेष जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। उस जलवायु के बारे में आपसे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, पीसीएस में सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि जैसे गन्ना का जलवायु, गन्ना जो होता है वो किस जलवायु में कितने दिनों तक उसको खेत में रखा जाता है और कब हार्वेस्ट किया जाता है उसको, इससे जुड़ा हुआ सवाल 2020 के यूपीएससी पीटी में पूछा गया था। तो इसलिए रबर है तो रबर किस परिदृश्य में उगता है, क्या नाम है उसका, वो सब चीज़ों को हम लोग जरा गौर से देख लेते हैं कि भाई प्राकृतिक रबर क्या होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है, रबर होबिया ब्रासिलियंसिस नामक पेड़ के लैक्टस से, मतलब अगर सामान्य भाषा में, बिहार वाले भाषा में समझाऊँ तो जो पेड़ से निकलने वाला आम में जैसे लस्सा देखा है आपने, जो बड़ा ही गाढ़ा चिपचिपा सा एक पदार्थ निकलता है और वो उसको हाथ में लो तो हाथ चिपक जाते हैं, उसी प्रकार का ये निकलता है पेड़ों से बनाया जाता है। रबर को बड़े पैमाने पर रणनीतिक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में माना जाता है। इसे रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक विकास के लिए विश्व स्तर पर विशेष दर्जा दिया गया है। रबर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, हर क्षेत्र में होता है। विकास है तो आवश्यक स्थिति। अब देखिए रबर का पेड़ कहाँ कहाँ पर होगा? यह भूमध्य रेखीय फसल है। भूमध्य रेखा का मतलब विषुवत, यानी कि गर्म प्रदेश, आर्द्र प्रदेश, अधिक वर्षा, अधिक तापमान वाले इलाकों में ये हो सकता है। क्या बिहार में संभव है? प्राकृतिक रूप से तो संभव नहीं है ये। हाँ, इसको कुछ हाइब्रिड तरीके का हम पेड़ बना लें तो फिर उपज भी सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है ये। ओके, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है, विशेष परिस्थिति। ठीक है, तापमान नम व आर्द्र जलवायु के साथ 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए इसको, 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए। अब इसी कारण से इसको विषुवतीय माना जाता है, क्योंकि वर्षा इसको बहुत ही ज़्यादा चाहिए। 200 सेंटीमीटर बहुत ही ज़्यादा वर्षा हो गया।
समृद्ध व जलोढ़ मृदा में हो सकता है, तो जलोढ़ मृदा तो बिहार में है भाई। इसे रोपण फसल के लिए कुशल श्रम की सस्ती और पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है। विश्व स्तर पर प्रमुख उत्पादक थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चीन व भारत है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भारत रबर का उत्पादकों में से एक है। प्रमुख उपभोक्ता कौन कौन है? तो उपभोक्ता में पहले स्थान पर चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया उपभोक्ता है। भारत में रबर के उत्पादन की स्थिति वर्तमान में क्या है? अंग्रेजों ने भारत में पहला रबर बागान 1902 में केरल के पेरियार नदी के तट पर स्थापित किया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे स्टेटमेंट देकर पूछ सकते हैं कि 1947 के पश्चात पहली बार भारत में रबर का प्लांटेशन किया गया था, तो वहां पर आप गलत उसको साबित कर देंगे। वर्तमान भारत में उच्चतम उत्पादन के साथ इस प्राकृतिक सामग्री का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। 2021 की तुलना में 21-22 के दौरान रबर का उत्पादन 8.4% से बढ़कर 7,75,000 टन हो गया है। हमें ये ध्यान नहीं रखना है, बस 5वां है। और भारत में कब शुरू किया गया था, किस एरिया में चाहिए, क्या भाई इसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या क्या चाहिए, उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विश्व स्तर पर रबर का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बन चुका है। हम 5वां सबसे बड़ा उत्पादक हैं, लेकिन उपभोक्ता के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं दुनिया में। भारतीय कुल प्राकृतिक रबर का खपत लगभग 40% वर्तमान में आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। 60% चीज़ें तो हमारे देश में हो जाती हैं, लेकिन 40% हमारा जो है वो वर्तमान में हम बाहर से मंगाते हैं। शीर्ष रबर उत्पादक है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। अब इनके ज्योग्राफिकल कंडीशन को याद कीजिए। ये विषुवत से निकट वाले राज्य हैं, यहाँ पर वर्षा भी खूब बड़ी मात्रा में होती है। ये सब तो आपको पता होगा। सरकार की पहल कौन कौन सी हुई हैं? रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम, रबर ग्रुप प्लांटिंग स्कीम सरकार के नेतृत्व वाली पहल के प्रमुख उदाहरण है। रबर के बागानों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। और वाणिज्यिक विभाग ने रबर नीति मार्च 2019 में पेश की थी। ओके, अगले टॉपिक पर चलते। देखिए यूक्रेन का मैप है। ये यूक्रेन के सिटी की मैंने बताया था कि अभी अभी चर्चा में है जो, देखिए यही है वो एवडिविका, जो भी इसका नाम है, बड़ा ही प्रोनाउंसिएशन अलग होता है इसका, ठीक है। और बखमुख तो आपको पता ही होगा, 2022 में जब अटैक किया था रूस ने, तभी उस पर कब्जा कर लिया था। ओके, और उसके बाद साथ तो ये पूरा यूक्रेन का इलाका हो गया, ये रूस से लगने वाला भाग हो गया। यहाँ पर आपको काला सागर दिखेगा। कौन सा सागर बंधुओं? काला सागर, काला सागर। ओके, उसके पश्चात से आपको बस यही है इसका मैप, और क्या बताऊं मैं इसमें, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कहाँ पर है ये, तो यूक्रेन का ये शहर है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा इन सभी शहरों को। और ये शहरों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पीटी में आपको दे देगा मैच करने के लिए कि हाल ही में चर्चा में रहा ये शहर कहाँ है। जैसे सूडान में तख्ता पलट हुआ था, तो सूडान के कुछ शहरों को ध्यान में रखना है। जैसे यमन है, तो यमन में हूती विद्रोही बहुत ज़्यादा उत्पात मचा के रखा हुआ उन्होंने वहाँ से, तो वहाँ के कुछ शहरों का नाम ध्यान रखिएगा। लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि मैचिंग में देता है अक्सर इस चीज़ को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखिए। अगली जो न्यूज़ है वो है आपका सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ा हुआ, जिसमें पीटी फैक्ट मैं करवाऊंगा केवल, और उसके बाद से आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए राजीव चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने क्या बोला है, आईटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर जी, इन्होंने बोला है कि 2 कंपनियों ने अभी तक भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए अप्लाई कर दिया है। एक तो है टाटा कंपनी, टाटा को तो पता ही है आपको, तो टाटा सन्स जिसको बोला जाता है पूरा ग्रुप जो है। और 2 दिन पहले ये भी न्यूज़ आया था कि टाटा का जो नेट मार्केट में कैपिटल है ना, वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा हो गया है। तो ये भी न्यूज़ बड़ा ही अचंभा करने वाला था कि ऐसा कैसे हो गया। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें उन चीज़ों पर क्यों जाना। एक तो टाटा ग्रुप ने अप्लाई किया है, और एक है टावर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इजरायली चिप मेकर टावर सेमीकंडक्टर और टाटा ग्रुप हैं, इन दोनों ने अप्लाई किया किस चीज़ के लिए? भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को स्थापित करने के लिए। सेमीकंडक्टर उद्योग के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि आने वाली इकोनॉमी का तेल यही होगा। जैसे अभी का इकोनॉमी में तेल महत्वपूर्ण भूमिका में है ना, तेल, तो तेल का महत्व खत्म हो जाएगा आने वाले 20 से 25 सालों में, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन एनर्जी इतना ज़्यादा यूज होगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने ज़्यादा यूज होंगे कि धीरे धीरे करके तेल जो है मार्केट से गॉन हो जाएगा। उसके पश्चात कौन सा चीज़ आएगा मार्केट में? प्रमुख रूप से सेमीकंडक्टर। इस पर जिसने कब्जा कर लिया उसके हाथ में पूरी दुनिया की इकोनॉमी होगी। अभी वर्तमान में ताइवान इसके उत्पादन में सर्वप्रमुख है। अमेरिका और चीन के पास भी इसके उत्पादन की टेक्नोलॉजी है। दुर्भाग्यपूर्वक भारत में इसका उत्पादन आज भी नहीं होता है। हमें सारे के सारे चिप जो हैं, सेमीकंडक्टर चिप, जो प्रोसेसर आप समझते हैं, वो सब के सब हमें बाहर से लाने पड़ते हैं। प्रोसेसर जैसे आपके आईफोन में होगा स्नैपड्रैगन, है ना, और आपके लैपटॉप में होगा इंटेल का, हो सकता है इंटेल i5, i7, i11, i9 जो भी है। उसके अलावा जो अलग क्वालकॉम का प्रोसेसर आता है, ये सब के सब प्रोसेसर हैं जो क्या करते हैं, फ़ोन और लैपटॉप की आत्मा होते हैं ये, इसके बिना कुछ भी काम नहीं करता है। कैमरा 48 मेगापिक्सल और प्रोसेसर ढंग का नहीं है तो फ़ोन डब्बा होता है, किसी काम का नहीं होता है।
ओके, तो इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा सेमीकंडक्टर के बारे में। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ आपके बजट से संबंधित है। क्या है वो न्यूज़? देखिए, वित्त मंत्री महोदया जो है उन्होंने भाषण देते हुए क्या बोला था कि हम अपने एफडीआई को बढ़ाने के लिए हम व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन करेंगे। अब ये क्या होता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी? एक अंदाजा तो लगेगा, बायलैटरल का मतलब हम आपके यहाँ निवेश कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ निवेश करो, ठीक है, तो वही वाली स्थिति है ये। विशेष रूप से 2016 में बीआईटी मॉडल को अपनाने के बाद से भारत की द्विपक्षीय संधियां समाप्त हो गई हैं। इसके पश्चात भारत सरकार अब फिर से इसको शुरू करने की कोशिश कर रही है। बीआईटीएस दोनों देशों के बीच एक दूसरे के क्षेत्र में विदेशी निजी निवेश को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने के लिए पारस्परिक समझौते होते हैं। 90 के दशक के मध्य से भारत सरकार ने विदेशी निवेशक और निवेशकों के अनुकूल परिस्थितियों के साथ में संधि आधारित सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीआईटी की शुरुआत की थी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, द्विपक्षीय निवेश संधियां। आप हमारे यहाँ 100 रुपया लगाओ, हम भी आपके यहाँ 100 रुपया लगाएंगे, बात खत्म, ठीक है। न्यूनतम गारंटी, बीआईटी विदेशी निवेश व्यवहार के संबंध दोनों देशों के बीच न्यूनतम गारंटी स्थापित करते, जैसे राष्ट्रीय व्यवहार विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू कंपनियों के साथ व्यवहार करेंगे। आपके यहाँ अगर कोई विदेशी निवेशक आ रहा है तो उसके साथ आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप घर के कंपनियों के साथ करते हैं। निष्पक्ष व न्यायसंगत व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होगा। जब्ती से सुरक्षा, प्रत्येक देश के अपने क्षेत्र में विदेशी निवेश प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करना। इन सभी चीज़ों से जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हम किसके बीच में आ जाते हैं? न्यूनतम गारंटी स्कीम, जो बीआईटी के तहत प्रदान किया जाता है। बीआईटीएस के अंतर्गत मध्यस्थता क्या होता है? बीआईटीएस सामान्य रूप से निवेशकों और निवेश करने वाले देशों के बीच विवादों को निपटाने के लिए एक तंत्र भी बनाते हैं। ओके, तंत्र का मतलब एक सिस्टम, एक ऑफिस क्रिएट करते हैं जहां पर विवाद सुलझाया जा सकता है। ऐसे विवाद को निपटाने के लिए सर्वाधिक चुना जाने वाला तरीका मध्यस्थता है, जहां पक्ष न्यायालय में जाने का स्थान पर अपने विवाद का निर्णय किसी तटस्थ व्यक्ति मध्यस्थ द्वारा किए जाने पर सहमति व्यक्त करते हैं। दोनों देशों के बीच में कोई मान लीजिए विवाद हो गया तो बोलते हैं हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, समय की बर्बादी होगी, कोई मध्यस्थ रख लो और मध्यस्थ के माध्यम से इसको सुलझा लो, है ना। इतिहास क्या है? भारत द्वारा पहला बीआईटीएस वर्ष 1994 में यूके के साथ हस्ताक्षरित किया गया। तो 2010 में भारत के खिलाफ दायर पहली निवेशक संधि दावे के निपटान के साथ बीआईटीएस संधि ने ध्यान आकर्षित किया था। 2011 में भारत को ऑस्ट्रेलिया भारत बीआईटीएस व्हाइट इंडस्ट्री बनाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया से उत्पन्न विवाद में अपना पहला प्रतिकूल भुगतान करना पड़ा था भारत को, जहां भारत सरकार को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 4.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर भुगतान करने का आदेश दिया गया था 2011 में। ओके, वर्ष 2015 तक भारत को 17 ज्ञात बीआईटीएस दावों का सामना करना पड़ा, जिसमें ब्रिटिश तेल गैस कंपनी केयर्न्स एनर्जी पीआईसी का दावा भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार भी मिला है। सरकारी खजाने में बढ़ रहे बोझ को देखते हुए सरकार वर्ष 1993 बीआईटी मॉडल पर फिर से विचार करने के लिए विवश हुई। इसके परिणामस्वरूप 2016 मॉडल बीआईटी को अपनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने संशोधित पाठ के आधार पर शर्तों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध के साथ 2015 तक निष्पादित 74 संधियों में 68 को समाप्त कर दिया था बीआईटीएस को। लेकिन अब वित्त मंत्री महोदया ने बोला है कि हम फिर से इसको सुचारू तरीके से चालू करने के लिए जा रहे हैं, निवेश को आकर्षित करने के लिए, जिससे क्या होगा। दरअसल होता क्या है, किसी कंपनी ने आपके यहाँ पर निवेश किया, आपने वहाँ पर निवेश किया, कोई विवाद उत्पन्न हो गया 2 कंपनियों में या 2 देशों में या किसी भी मुद्दे को लेकर, जैसे आपने इस कंपनी में कोई कार्रवाई कर दिया, तो मध्यस्थता आपको बुलाएगा, मध्यस्थ बनाएगा और वहाँ पर फैसले लिए जाते हैं और उस फैसले को आपको मानना पड़ता है। बीआईटीएस संधि जो होता है एक तरह से बाध्यकारी आपको बना देता है मानने के लिए, ठीक है। अगला देखिए क्या है, 2016 बीआईटी मॉडल को अपनाने को विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सूक्ष्म तथा कैलिब्रेटेड असांख्यिक दृष्टिकोण के स्थान पर एक तत्काल संरक्षणवादी उपाय के रूप में देखा गया था। ओके, देखिए दरअसल में होता क्या है कि कई सारे जो विचारक हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो मानते हैं कि बीआईटीएस जो है ना, इस संधि को आकर्षित करने का कोई बहुत ही अच्छा फॉर्मूला नहीं होता है निवेश को आकर्षित करने का। इससे अच्छा होगा कि आप अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन इस प्रकार से बनाएं कि दो अलग अलग देश हैं वो आपके यहाँ पर निवेश करने को खुद ही आकर्षित हों, आपको किसी बाध्यकारी संधि में बनने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाता है बीआईटी क्या होता है, तो इस सिंपल सी चीज़ें हैं कि निवेश के बदले में निवेश, वो भी किसके लिए, तो कुछ नियम कायदों में बंद कर निवेश, ठीक है, कि हम आपके यहाँ पर अपनी कंपनी को सुरक्षा भी प्रदान करेंगे और आपकी कंपनी के साथ घरेलू कंपनियों जैसा ही व्यवहार करेंगे। क्योंकि हमारे निवेश कम हुए हैं, इसलिए भारत सरकार निवेश को लेकर अलग अलग जो कानून है वो पारित करने की कोशिश कर रही है, अलग अलग तरीके को अपनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें से एक तरीका है बीआईटीएस, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इतना भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में आप सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके,
अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगला न्यूज़ है कि भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला है कि 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार आयोजित किए जाएंगे 2025-26 ईस्वी से, अगले साल से। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार होते हैं। IIT JEE के भी तो सरकार ने कर दिए थे भाई कि भाई इसको एक साल में एक बार मत लो, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं तो 2 बार बोर्ड का एग्ज़ाम ले लो अब। तो 25-26 से 11th और 10th और 12th, जो 10th का बोर्ड होता है और 12th का जो बोर्ड होता है वो भारत सरकार साल में 2 बार कंडक्ट करवाएगी। आपकी अपनी इच्छा के अनुसार आप बैठिए, उसमें पास कीजिए और पास करने के पश्चात आप क्या हो सकता है एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जब इसका होगा तो ये भी तो होगा कि कॉलेज में एडमिशन के लिए भी 2 बार आपको निकालना पड़ेगा, 2 बार एडमिशन लिया जाएगा। किस प्रकार से? तो अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, मान लीजिए किसी ने पहले सेशन में दिया, मार्च वाले में दिया, किसी ने सितंबर वाले में दिया, तो से मार्च के बाद भी बच्चे जाएंगे कॉलेज, पास होने के पश्चात स्कूल जाएंगे दूसरे में, सितंबर में भी फिर कॉलेज स्कूल की तरफ में बढ़ेंगे जब 10th और 12th का एग्ज़ाम होगा। तो आपके आगे के भी एजुकेशन पॉलिसी में से सुधार करना पड़ेगा। तो नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसी में तो फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया ना ये, कि आप 2 बार एग्ज़ाम दीजिए, कोई बात नहीं, आप एक वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम दीजिए और क्या कहिए आगे बढ़िए पढ़कर। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा, ये अगले साल से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इस प्रकार से UPSC BPSC को भी कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से। साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये भी करना चाहिए था कि एक बार अगर आपने PT पास किया तो 2 बार कम से कम मेंस दे सकते हैं। तो ये ज़्यादा सुविधाजनक रहता, क्यों बच्चों के लिए रहता, हैरासमेंट कम होता, उनका भी जो मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है वो कम हो जाता। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, एक और न्यूज़ है जो मुझे बताना है आप लोगों को। एक चीज़ और था इस न्यूज़ में जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पर बोला है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है ना वो भाषण दे रहे थे, कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में भाषण दे रहे थे, जहाँ पर PM श्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में, जिसके तहत 211 स्कूल जो है स्टेट के उसको अपग्रेड किया जाएगा। ओके, और दीनदयाल ऑडिटोरियम है रायपुर, वहीं पर ये वार्तालाप हो रही थी। तो इस स्कीम के बारे में तो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे कि क्या है ये स्कीम क्या नहीं, और इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर शुरू किया गया इसको, तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। और क्या बोला गया है कि अगले साल से एजुकेशन जो होगा उसमें 10th और 12th का बोर्ड 2 बार लिया जाएगा साल में। और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एकेडमिक रूप से बच्चों के ऊपर प्रेशर कम पड़े, इसलिए इस फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाया गया है। ओके, अगला देखिए क्या है। अगला है कि यूरोपियन यूनियन ने रेड सी में हूतियों के खिलाफ में एक अटैक को लॉन्च किया है, जिसका यहाँ पर नाम है स्पाइडस। ये ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है सील्ड। ओके, इसको लॉन्च किया किसने, तो यूरोपियन यूनियन का मिशन है जिसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, तो रेड सी में हूतियों के खिलाफ जहाज़ों को बचाने के लिए और जो व्यापारिक मार्ग है उसको सुरक्षित बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने इस मिशन को लॉन्च किया, जिसका नाम है स्पाइडस, या इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, ग्रीक शब्द है और इसका इंग्लिश में मायने होता है सील्ड। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके PT के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। 1 लाइनर फैक्ट में स्टेट PCS पूछता है इस चीज़ को। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको मैं कल आपको कवर करवाऊंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।